हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप उनको गब्बर के नाम से भी जानते हैं, बाबा जी के नाम से भी जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वयोवृद्ध और सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। विज साहब, 7वीं बार आप मैदान में हैं। 60 साल बहुत बड़ा समय होता है, कैसे गुजरा? जनता बनाती है और जनता ने मेरे जैसे साधनहीन आदमी को, क्योंकि आज देश की राजनीति बाहुबल के हिसाब पे चल रही है, धन बल के हिसाब से चल रही है, जातिवाद के हिसाब से चल रही है। मेरे पास इनमें से कुछ नहीं है। मैं तो काम करता हूं और मेरा नारा भी है, काम किया है काम करेंगे। हर सुबह आपका जो दरबार था उसकी चर्चा पूरे राज्य में होती थी। शायद मुख्यमंत्री के दरबार में भी उतने लोग नहीं आते थे। उसको याद करके कुछ बताएंगे? देखिए, वो तो अब मैंने कभी एडवर्टाइज तो नहीं किया कि मेरे पास आओ, पर लोग आते थे तो बढ़ते बढ़ते वो काफी बढ़ गए। कई बार तो मैं रात के 2-2 बजे तक बैठकर उनकी समस्या सुननी पड़ी और उनका समाधान किया हमने, बड़ी संख्या में, काफी संख्या में और बहुत दूर से। और सबसे उसमें पॉजिटिव पहलू ये है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं कम से कम 200, 250 किलोमीटर से आती थी और अकेली आती थी। तो सबका हम समाधान करते थे। चुनाव में जब नेता वोट मांगने जाते हैं तो लोग हिसाब मांगते हैं कि आप 5 साल का हिसाब दो। आपको तो 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा सर, थोड़ा गिना दो। नहीं, देना भी चाहिए। मैं तो खुद कहता हूं लोगों को कि दूसरे लोग आएंगे, वो आपके साथ वादे करके जाएंगे। मैं आया हूं, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूं कि मैंने इन सालों में, अगर आपने मुझे ताकत बख्शी तो उस ताकत का इस्तेमाल मैंने अपने लिए नहीं किया है। मैंने कोशिश की है कि मेरे शहर के लोगों को सुविधाएं मिले। यहाँ पे सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा मैंने बनवा के दिया। ये डार्क जोन में जा रहा है, 1200 फुट तक पानी चला गया। 23 किलोमीटर से नहरी पानी मैंने ला के दिया। अनाज मंडी मैंने बनवा के दी। आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की पहली लड़ाई अंबाला से शुरू हुई थी। उनको कभी याद नहीं किया गया, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा, जो कांग्रेस ने पढ़ाया वो हमें ये पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस का जन्म हुआ था 1858 में, 1885 में। कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले भी एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें झांसी की रानी लड़ी, तांत्या टोपे लड़े। उसकी शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी। मैंने 20 साल संघर्ष किया कि उसकी याद में कोई यहाँ पर यादगार बनाई जाए। तो एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना के दे रहा हूँ जीटी रोड के ऊपर। साइंस म्यूजियम बन रहा है। मैंने अम्बाला को सब डिवीजन बना के दिया, मैंने सेक्रेटेरिएट बना के दिया। सारे सरकारी विभाग आज एक छत के नीचे हैं। मैं बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल बना के दे रहा हूँ गांधी ग्राउंड में, सड़क के ऊपर। मैंने फायर ब्रिगेड का दफ्तर बना के दिया। मैंने हरियाणा का सबसे बेहतरीन अस्पताल बना के दिया। सब सुविधाओं से संपन्न है वो। जहां पहले पट्टी नहीं होती थी, आज उस अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी होती है। वहां पर अल्ट्रासाउंड है, वहां पर सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे है, कैथ लैब है, डायलिसिस सेंटर है और एक बहुत बड़ा कैंसर का अस्पताल बना के दिया। अभी भी उसका आगे काम बन रहा है, उसको और बढ़ाएंगे। होम्योपैथिक कॉलेज मैंने अंबाला छावनी में बना के दिया। यहाँ पर एक बरसाती नदी है टांगरी, उसका सारा पानी शहर में आता था। वहां पे बांध बनाकर उसके ऊपर 8 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी, जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अंबाला साहा रोड मैंने बनवा के दी। अंबाला के चारों तरफ रिंग रोड, ग्रीन रिंग रोड मैं बना के दे रहा हूं। उस रिंग रोड से एक सड़क जो है वो दिल्ली, एक अल्टरनेटिव रास्ता बन रहा है वाया शामली, वो बन रहा है। उससे रिंग रोड से पोंटा साहब सड़क जा रही है, वो यहाँ पर बन रही है। युवा शक्ति हमारी भटक ना जाए, नशों में ना चली जाए, गलत कामों में ना चली जाए, उनको पॉजिटिव कामों में लगाने के लिए मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम बना के दिया। मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया। मैंने जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया। मैंने बैडमिंटन हॉल बनाकर दिया। मैंने योगशालाएं बना के दी हैं।
मैंने लोग अपने गली मोहल्लों में ही अपने छोटे छोटे पारिवारिक सामाजिक धार्मिक काम कर सके, मैंने अपने हलके में 150 धर्मशालाएं बनवा के दी हैं। मेरे शहर में 4 रेलवे क्रॉसिंग थे, मैंने चारों का पुल मंजूर करा के दिया। 2 बन चुके हैं, तीसरा बन रहा है, चौथा बनेगा, उसके पैसे आ चुके हुए हैं। मैंने अंबाला में हवाई अड्डा बनवा के दिया। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट पहले लग गया, नहीं तो अब तक वहां से जहाज भी उड़ रहे होते। कोई गली मोहल्ला शहर का ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कोई ना कोई काम ना करा के दिया हो। आपने जितने काम किए उनकी फहरिस्त निश्चित तौर पर बहुत लंबी है। विजय 60 साल राजनीति को दे दिए, कैसे बैलेंस बना के रखते हैं व्यक्तिगत और राजनीति जीवन में? देखिए, मैं तो हर हाल में सम रहता हूं, एक ही तरह से रहता हूं। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते भी हैं, आए भी हैं, लेकिन कोशिश की है कि अपने आप को संभाल कर रख पाऊं। तो यही कारण है कि जब सरकार बदल रही थी, सरकार का चेहरा बदल था, आप गोलगप्पे खा रहे थे अम्बाला में। हाँ, तो वो कोई ऐसी बात नहीं थी, तो उसमें भी मैं मेरे ऊपर कोई वो नहीं था। लोग सोच रहे थे पता नहीं जाके बिस्तरे में लेट जाएगा और ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आ गया वहां से और दोस्तों ने कहा चलो गोलगप्पे खा, मैंने चल खाते हैं। सर, कोई मलाल है क्योंकि आपने इतना समय पार्टी को दिया, बड़े सेवक हैं और इतने साल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, कोई मलाल है कि आपको मौका नहीं दिया गया? नहीं, कोई मलाल नहीं है, मैंने इच्छा से छोड़ा। मैं पहले भी मुख्यमंत्री जी को कई बार कह चुका था कि मैं एमएलए रह के काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने विधानसभा में अधिक समय देना चाहता था। मंत्री रहते हुए इतना समय नहीं दिया जा सकता। मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अम्बाला छावनी में, उनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत थी, इसलिए मैंने कहा भाई आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो मैं घर आ गया। आप खेल मंत्री भी रहे हैं और जब नई सरकार चुनने का वक्त आया तो 2 बड़े खिलाड़ी कांग्रेस में चले गए। विनेश फोगाट की बात कर रहा हूँ, क्या क्या इस पे कमेंट करेंगे? देखिए, प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो खिलाड़ियों को भी है। वो कहीं से लड़े, किसी पार्टी से लड़े, हमें उससे भी कोई नहीं, आपको लगता था कि कांग्रेस इन खिलाड़ियों पे पहले से डोरे डाल रही थी? जब बृजभूषण शरण के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था तब भी कुछ नेता थे और दीपेंद्र हुड्डा तो उनको एयरपोर्ट लेने चले गए जब उन्होंने अभी हाल ही में जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ। नहीं, इन सब घटनाक्रमों का अगर एनालिसिस किया जाए तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड एजिटेशन था, कांग्रेस ही उसके पीछे थी। तो अब एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी दल के साथ चुनावी गठबंधन नहीं किया। अब कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, हमारी हवा है। तो अब जब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिशें की जा रही है, कई मीटिंग्स होगी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब इस बार का इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कि हमारे पास तो इस बार कैंडिडेटों की लाइन लग गई है, इतने इतने हमारे पास एप्लीकेशनें आई हैं, लेकिन वो वास्तविकता नहीं थी, वो मार्केटिंग थी। खाली लोगों को बताने की कोशिश की जा रही थी कि हमारे इस बार लोग चाहते हैं। असलियत तो ये थी कि उनके 90 कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे और राहुल गांधी जी ने खुद अपील करी आप आदमी पार्टी को कि आप हमारे साथ समझौता करिए ताकि कुछ बंदे वहां से मिल जाए। मुलायम सिंह यादव के बेटे के साथ भी, अखिलेश के साथ भी करी कि आप भी कुछ आदमी दे दो हमें ताकि 90 आदमी पूरे हो जाए। वो वस्तु स्थिति ये है कि कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है इस वक्त हरियाणा में। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दावा कर रहे हैं पार्टी हाईकमान के समक्ष की वो 55 सीटें जीतने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार का कुशासन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 10 साल में चलाया, जिस प्रकार से किसानों की जमीनों को लूटा गया, हुड्डा का नाम सुन के आज भी किसान घर में जाके छुप जाता कि हुड्डा आ गया तो जमीन ले जाएगा। सर, किसान चल रहे हैं, केसेस भी चल रहे हैं और अभी एक ऐसे ही केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच भी की गई है। सर, किसान तो अभी भी कांग्रेस के साथ है। नहीं, कि ये कैसे कहा जा सकता है, ये कैसे कहा जा सकता है? अब आप देखो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, 46 कंस्टिट्यूंसीज में कांग्रेस को बढ़त मिली और ज्यादातर कंस्टिट्यूंसीज रूरल पॉकेट्स की हैं। सर,
नहीं नहीं, ऐसे इससे ये अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे 44 में 43 में हमें भी मिली है, तो ऐसे तो आप नहीं कह सकते ना कि 43 में कोई किसान नहीं है, किसान है 43 में भी। इसका तो एनालिसिस ऐसा नहीं किया जा सकता। किसान बोलते हैं कि आप ही गृह मंत्री थे जब उनके ऊपर लाठियां चलाई सर, आप कैसे देखते हैं इसको? हमने पूरा संयम रखा। 1 साल तक हमारे प्रदेश में किसान बैठे रहे, और हमने, अगर कोई और पार्टी की सरकार होते तो गोलियां चल जाती, चलाई हैं गोलियां, कांग्रेस के राज में भी चली हैं और पार्टियों के राज में भी चली हैं गोलियां, लेकिन हमने संयम रखा। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बातें अंतिम दौर पर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दे देगी, लेकिन पेच यहीं पर फंसा हुआ है कि कांग्रेस शहरी क्षेत्रों में उसे देना चाहती है जहां पे आप और यानी आपकी पार्टी मजबूत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में देने को तैयार नहीं है। आप क्या देखते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को शहरी सीटें मिलती तो बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। 0 + 0 = 0 होता है, दोनों 0 हैं। और आम आदमी पार्टी का दिया तो बुझ चुका हुआ है। दिल्ली में साफ हो गया, पंजाब में भी बुरा हाल हुआ, बाकी सारे देश में आप देखिए जमानत जब्त हुई है। ये जमानत जब्त पार्टी है। बुझे हुए दिए से और दिया नहीं जलाया जा सकता, ये तो बुझे हुए हैं। अब हम लोग अब की बार जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कुछ मामलों से भिन्न है। अगर आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, चाहे आईएनएलडी हो, जननायक जनता पार्टी हो, लगता है कि जिस तरह से उनका जनाधार कम हुआ है, लोकसभा चुनावों में 1% से भी नीचे गिर गया इनका मत प्रतिशत। तो आपको लगता है कि अपने वजूद के लिए लोग लड़ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने एक आईएनएलडी ने बसपा से समझौता कर लिया और जजपा ने आज़ाद समाज पार्टी से कर लिया? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां लगभग समाप्त हैं। हरियाणा में तो जो चुनाव हो रहा है वो मेन पार्टियों में ही हो रहा है, वो बीजेपी और कांग्रेस में है। तो आपका मतलब ये कि अब की बार हमें डायरेक्ट फाइट देखने को मिलेगी, त्रिकोणीय और बहुकोणीय मुकाबले नहीं होंगे? अधिकतर स्थानों पर डायरेक्ट फाइट ही देखने को मिलेगी। एक और बात हमें देखने को मिल रही है कि बहुत सारे युवा नेता, जनरेशन शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो देवीलाल के परिवार के हों या चौटाला परिवार के हों, कई युवा जो हैं चेहरे मैदान में हमें देखने को मिल रहे हैं। श्रुति चौधरी की बेटी को ले लीजिए, अपने ही कजिन से चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि ये जो जनरेशन शिफ्ट है ये कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा देगी? नहीं, इसमें देखिए, नए लोग आते रहने चाहिए, कहीं से भी आए। और परिवारवाद में मैं इसको 2 तरह से इसको एनालिसिस करता हूँ। एक तो ये है कि भाई बिना उसकी कोई क्वालिफिकेशन के, कंट्रीब्यूशन के आप उसको थोप देते हैं, ये तो परिवारवाद है। परंतु अगर कोई परिवार का आदमी भी उसी प्रकार से राजनीति कर रहा है, उसी प्रकार से दिन रात भागता है, उसी प्रकार से लोगों के काम कराता है, पार्टी की नीतियों पे काम करता है, तो आप उसका जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो भी नहीं आप रोक सकते। तो दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। लगता है भाजपा ने भी कहीं ना कहीं समझौता किया है कि वो पहले एक परिवार से एक ही नेता का ऐसा कोई कानून था और उम्र का लिहाज भी था, जैसे बहुत सारे आप भी वरिष्ठ नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कई जो फार्मूले थे उनको सामने रखकर अब की बार कुछ समझौते किए हैं, लगता है कहीं? नहीं, देखिए, समझौता नहीं है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, परिवारवाद वहां है कि पहले सारे फैसले एक व्यक्ति करता था, उसके बाद वही फैसले अब उसका बेटा करता है, फिर वही फैसले उसका कोई भाई करता है। एक तो ये स्थिति है। दूसरी ये स्थिति है कि भाई वो भी पार्टी में काम करता था तो उसको भी पार्टी में आगे आने का अधिकार है। आपकी सरकार 2 जो बार है वो सरकार आपकी सत्ता में रही है भारतीय जनता पार्टी की, और निश्चित तौर पर 10 साल तक अगर कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ कुछ नाराजगी होती है। आपने भी देखा, महसूस किया होगा, कुछ चैलेंजेस झेल रहे हैं अब की बार? नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार ने कोई ऐसे गलत काम नहीं किए जिसकी वजह से लोग उनके प्रति कोई अपना गुस्सा दिखाएं, जहां उसकी एंटी इनकम्बेंसी हो। इसके बदले में जो कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी है वो आज भी बहुत ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, पर कहीं ना कहीं कुछ तो थी जो उठा पटक हमें चुनाव के कुछ महीने पहले देखने को मिली। मनोहर लाल खट्टर जी को बदल दिया गया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब वो पहली बार उन्होंने चुनाव जिस जगह से लड़ा था वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव लाडवा से लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें भी कुछ चैलेंजेस थे, इस वजह से उनकी कंस्टिट्यूएंसी बदली गई?
नहीं नहीं, देखिए, बदला नहीं गया, उनका वर्क प्लेस बदला गया है। अब एक व्यक्ति यहाँ पर हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहा है और पार्टी चाहती है कि अब उसकी सेवाओं का केंद्र में फायदा उठाया जाए, तो पार्टी उनको केंद्र में ले गई। यहाँ स्थान खाली हुआ, यहाँ दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया। और जहां आप कह रहे हैं कि भाई वो पहले करनाल से लड़े थे, उस वक्त परिस्थितियां और थी। अब वो खुद मुख्यमंत्री हैं और वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, जहां से वो चाहें वो चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस की लिस्ट अभी आई नहीं है, आपकी भी 23 टिकटें अभी घोषित होना बाकी है। क्या फार्मूला है अब की बार की टिकटें सोच सोच कर दी जा रही हैं, सभी पहलू सामने रखकर दिए जा रहे हैं चुनाव के लिए? अब 12 तारीख आखिरी है नॉमिनेशन भरने की, तो अभी तक टिकट आपकी तरफ से भी बहुत सारे अनाउंस नहीं है, तो क्या चैलेंजेस हैं जो टिकट अनाउंस नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, मैं खुद चुनाव समिति का सदस्य हूँ और हमने एक ही पैमाने पर कि पार्टी के विचारधारा के प्रति निष्ठा, विनेबिलिटी, जीतने की कितनी संभावना है, और अगर वो पहले प्रतिनिधि रहा है तो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, इन 3 चीजों पर ही हमने नाम तय किए हैं और बाकी भी इन्हीं पर ही होंगे। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और आखिरी समय में जननायक जनता पार्टी से किनारा कर लिया गया, या कह लीजिए जननायक जनता पार्टी ने किनारा कर लिया। अब जननायक जनता पार्टी के 10 में से सिर्फ 3 विधायक फिलहाल पार्टी के पास देखे गए। आप इसको कैसे देखते हैं? जननायक जनता पार्टी इस तरह से क्यों बिखर गई? नहीं, ये प्रश्न तो अच्छा हो कि जननायक जनता पार्टी से ही पूछा जाए कि बोलते हैं हमारी ट्रेनिंग पार्टी है। हाँ, तो बस वो ही जो बताएं वही है कि वो क्यों नहीं संभाल पाए, ये तो वही बता सकते हैं। आपको लगता है कि अब की बार जो राजनीतिक मायने हैं इन चुनावों के बदल गए हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं वो छोटे मोटे गठबंधन करके कहीं ना कहीं वोट काटू पार्टी के रूप में उभरेंगी, या किंग मेकर की भूमिका में अब की बार? देखिए, अब धीरे धीरे जो है ये जो रीजनल पार्टियां हैं ये खत्म होती जा रही हैं और अब जो मुकाबले हैं वो मुख्य पार्टियों के बीच में ही हरियाणा में होने जा रहा है। अब सब मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी पहली सूची आई और वो चिंगारी भड़का गई अलगाववाद की, सारे लोग नाराज हो गए पार्टी से, भीतरघात की संभावना में देखी जा रही है। अब 32 से ज्यादा लोग आपकी पार्टी को अलविदा कह गए और उनमें से 11 लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट अब चुनाव के मैदान में ताल ठोकेंगे। आपको लगता है बड़ा चैलेंज पोज करेंगे और अब की बार इंडिपेंडेंट्स है वो ज्यादा आएंगे? नहीं नहीं, उन सबको मनाया जा रहा है और उनको मना लिया जाएगा। शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू। ये थे अनिल विज, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही 10 साल सत्ता में रही हो, एंटी इनकम्बेंसी किसी न किसी रूप में रही होगी, लेकिन जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकासात्मक किया है वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल है। उनका कोई जवाब नहीं है। विज साहब का ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में 2 बार एक सीधे टर्म पूरे करके आई हो, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। जहां तक टिकटों की पहली सूची आने के बाद पार्टी के भीतर देखा जा रहा बिखराव है, ये टाइम बीइंग माना जा रहा है। अनिल विज कह रहे हैं कि उसे जो नेता है उनको मना लिया जाएगा और इनका दावा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में लौटेगी। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, अंबाला, आज तक।